अच्छा जी, जैसे एल्केन्स की आपने होमोलोगस सीरीज देखी थी, वैसे ही अल्कीन्स की भी होमोलोगस सीरीज होती है हमारे पास। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे एल्कीन के जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं वो क्या है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। इसी तरह से 6 कार्बन एटम वाला एल्कीन भी हो सकता है, 7 कार्बन एटम वाला एल्कीन भी हो सकता है। तो आप जनरल फॉर्मूला से उनके भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो members of a homologous series have same general formula, same chemical properties, but their physical properties changes gradually down the series. जैसे जो फर्स्ट एल्कीन है हमारे पास वो इथीन है, C2H4। सेकेंड एल्कीन जो है हमारे पास वो 3 कार्बन एटम वाला एल्कीन है, C3H6। देन वी हैव C4H8, 4 कार्बन एटम वाला एल्कीन, C5H10। क्योंकि मैं कौन से फॉर्मूला से इनके फॉर्मूला बना रहा हूँ, CnH2n से। तो अगर 6 कार्बन एटम वाले एल्कीन का फॉर्मूला बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, C6H2 6 12। तो जितने भी मेंबर्स है डाउन द सीरीज, देखो सब में एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं। ईच मेंबर डिफर बाय CH2। डिफर मींस कि फर्स्ट से सेकंड मेंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, एक कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का। जैसे एल्केन्स में था वैसे ही एल्कीन्स में भी है। एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसी तरह से चेंज होती है जैसे एल्कीन्स की चेंज होती है डाउन द सीरीज। डाउन द सीरीज देखो इनके मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा ना, तो जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो डाउन द सीरीज बॉइलिंग पॉइंट्स एल्कीन के डाउन द सीरीज इंक्रीज होंगे। और उसका हमने क्या रीजन पढ़ा था, क्योंकि एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। देखो ये जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्केन और अल्कीन्स, ये सारे सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे मीथेन के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसी तरह इथीन के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी क्या होगी, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब अगर एल्केन्स या एल्कीन्स को आपने बॉइल करना है या मेल्ट करना है तो आपको कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं करने होते, बल्कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है उनको ब्रेक करना होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर एल्कीन्स की बात करें तो एग्जैक्टली वही फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपने एल्केन्स में लिखा था वही एल्कीन्स में भी होंगी। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे डाउन द सीरीज एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। फ्लेमेबिलिटी अगेन, ये जैसे एल्केन्स बर्न होते हैं ऑक्सीजन में टू गिव हीट एनर्जी, इसी तरह एल्कीन्स भी ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है टू गिव हीट एनर्जी। तो फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होगी डाउन द सीरीज क्योंकि मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है। मतलब इथीन जो है वो आसानी से जलेगा, कंबशन उसकी आसानी से होगी। प्रोपीन जो है वो मुश्किल से जलेगा, ब्यूटीन जो है वो और मुश्किल से जलेगा। थर्डली विस्कोसिटी इंक्रीज होती है डाउन द सीरीज। विस्कोसिटी क्या होती है, हिंड्रेंस टू द फ्लो। मतलब जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे जाएंगे मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो एल्कीन जो होते हैं वो मुश्किल से फ्लो करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स का दूसरा नाम होता है वेंडर वॉल फोर्सेस। सही है उमर, इंटरमोलिकुलर फोर्स को कहते हैं, ये हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो ये सारे पॉइंट जो है ना वो ऑलरेडी आप अल्केन्स में भी लिख चुके हो। अगर कोई मुश्किल हो रही है आपको कॉपी करने में तो मैं ये फाइल आपको ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, तो बाद में वहां से कॉपी कर लेना। जी वानिया, अभी वही बात करेंगे। नहीं भाई, ऑर्गेनिक कहाँ से खत्म होगा आज, अभी तो सेकेंड चैप्टर है ऑर्गेनिक का। चले आगे बढ़े। अच्छा जी, आइसोमेरिज्म। जैसे एल्केन्स में आपने आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, इसी तरह से एल्कीन्स में भी आइसोमेरिज्म है। देखो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula are known as isomers of each other, and the phenomena is known as isomerism.
एल्कीन्स में हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे ब्यूटीन से। ब्यूटीन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जब एन की जगह पे हम 4 रखेंगे तो ब्यूटीन का फॉर्मूला बन जाएगा C4H8। ब्यूटीन का जो फर्स्ट आइसोमर है वो किस तरह से बनेगा, जब फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड लगाओ तो फर्स्ट कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, सेकंड कार्बन एटम के साथ 1 हाइड्रोजन, थर्ड कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन, लास्ट कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन। इसी तरह अगर मैं ब्यूटीन इस तरह से बनाऊं कि डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में बनाऊं, तो अब फर्स्ट कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, सेकंड कार्बन एटम के साथ 1 हाइड्रोजन आएगा, थर्ड कार्बन एटम के साथ 1 हाइड्रोजन, और जो लास्ट वाला कार्बन एटम है उसके साथ 3 हाइड्रोजन। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, दोनों के सेम है, दोनों में 4 4 कार्बन एटम्स है। हाइड्रोजन कितने हैं दोनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सेकंड वाले ब्यूटीन में हाइड्रोजन कितने हैं, फर्स्ट कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोजन 3, सेकंड कार्बन एटम पे 4, देन 5 6 7 8। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, पहले वाले एल्कीन में फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और दूसरे वाले एल्कीन में सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। these two are counted as different isomers। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ ब्यूटीन बनाओ तो आप जो है वो ब्यूटीन फर्स्ट वाले की तरह भी बना सकते हो और सेकंड वाले की तरह भी बना सकते हो। अगर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि नहीं पहला वाला ब्यूटीन बनाओ तो मुझे उसका थोड़ा सा नाम डिफरेंट करना पड़ेगा ना, ताकि आपको पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना रहा है। देखो इसको अगर मैं फर्स्ट वाले को फ्लिप करूंगा तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा। देखो अगर मैं इस तरह से ब्यूटीन बनाता हूँ, इसमें अगर आप कहो कि क्या ये अलग आइसोमर बन रहा है, इसमें मैंने डबल बॉन्ड जो है वो लास्ट 2 कार्बन एटम के बीच में बनाया है। देखो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं फ्लिप करूंगा तो वो सेकंड वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। मतलब ये जो ऊपर मैंने बनाया है ये वाला और जो नीचे बनाया है ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन जो राइट पे मैंने बनाया ना ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इसमें देखो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर मैं पहले वाले को फ्लिप करूंगा तो बिल्कुल नीचे की वाले की तरह दिखेगा, तो इट मींस ये दोनों जो है वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाला और ये जो राइट वाला है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। समझ आई बात। हसन, अच्छा अब इनके ना थोड़े थोड़े नाम भी डिफरेंट होते हैं। देखो जो पहला वाला स्ट्रक्चर है ना उसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसका जो नाम होता है ना वो होगा ब्यूट। ब्यूट लिखे, हम ब्यूटीन नहीं लिखेंगे बल्कि ब्यूट डैश 1 - ई लिखेंगे, ये शो करने के लिए कि फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। और जो राइट पे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका नाम हम क्या लिखेंगे, उसमें सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसका नाम हम लिखेंगे ब्यूट -2 - ई। और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो ऊपर वाले स्ट्रक्चर ही है, मतलब इसमें अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो फिर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूंगा, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 ई। मतलब ये नया आइसोमर नहीं है, ये मैंने ऊपर वाला दोबारा बना दिया है। कहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे 9 हाइड्रोजन एटम लग गए हैं, वो मिटा दो ये तो। सही है सर। अब्दुल्ला, ब्यूट 4 इन नहीं एग्जिस्ट करेगा। देखो ये जो मैंने नीचे स्ट्रक्चर बनाया ना इसको मैं ब्यूट 4 इन नहीं कहूंगा,
मैं फिर इसकी नंबरिंग जो है ना वो लेफ्ट टू राइट नहीं करूंगा, हम नंबरिंग ऐसे करेंगे कि छोटे से छोटे नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाए। ये हमारा रूल होता है एक्चुअली नेमिंग का। हमें नेमिंग सीखनी नहीं है, हमें याद रखनी है ये कि अगर मैं डबल बॉन्ड लास्ट दो कार्बन एटम के बीच में लगा रहा हूँ तो फिर मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट नहीं करूंगा, मैं नंबरिंग फिर राइट टू लेफ्ट करूंगा। हमने नंबरिंग ऐसे करनी होती है कि छोटे से छोटे नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाए। जो राइट पे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें आप नंबरिंग चाहे लेफ्ट टू राइट करो चाहे राइट टू लेफ्ट करो, दोनों केसेस में सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा कोई और आइसोमर बना सकते हो? अभी तो दो आइसोमर बने ना, इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे ना, ये तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है हमारा नीचे वाला। देखो हम ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है और ब्रांचिंग कर दें इसमें, मतलब जो फोर्थ कार्बन है वो सेकंड कार्बन पे लगा दें। तो फर्स्ट कार्बन के साथ टू हाइड्रोजन आएंगे, सेकंड कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि उसके देखो चार बॉन्ड बने हुए हैं, लेफ्ट वाले कार्बन के साथ दो बॉन्ड, राइट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड और नीचे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड। जो लास्ट कार्बन है उसके साथ भी तीन हाइड्रोजन आएंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? अभी भी फोर कार्बन एटम्स है इसमें और हाइड्रोजन एटम्स कितने? टू, थ्री और थ्री, सिक्स, सेवन, एट। तो एक आइसोमर ये भी होगा। इसका नाम आपको याद नहीं करना, बस आपको ये रियलाइज करना है कि ये एक थर्ड आइसोमर है ब्यूटीन का। इसके अलावा भी मैं ब्यूटीन का एक और आइसोमर बना सकता हूँ। देखो आइसोमर की डेफिनेशन ये है कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो। जैसे अगर मैं ये जो फोर कार्बन एटम्स हैं इनको साइकिल में कनेक्ट कर दूं लाइक दिस, फर्स्ट कार्बन एटम के साथ इसमें दो हाइड्रोजन आएंगे, मतलब दोनों सारे कार्बन के इसमें दो दो बॉन्ड बने हुए कार्बन के साथ। जैसे ये वाला कार्बन है, इसको से मैं फर्स्ट कार्बन एटम कह रहा हूँ, सेकंड कार्बन एटम के साथ भी कितने हाइड्रोजन आएंगे? दो हाइड्रोजन। थर्ड कार्बन एटम के साथ भी कितने हाइड्रोजन आएंगे? दो बॉन्ड उसके बने हुए ऑलरेडी कार्बन एटम के साथ, इसमें भी दो हाइड्रोजन आएंगे। फोर्थ कार्बन एटम के साथ भी दो हाइड्रोजन आएंगे। अब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो आइसोमर होने के लिए ये जरूरी थोड़ी है कि एल्कीन का आइसोमर एल्कीन ही हो। हाँ, ये अब एल्कीन नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला पूछूंगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो इसका ब्यूटीन वाला ही है ना, C4H8। टोटल कार्बन इसमें कितने बन रहे हैं? फोर कार्बन एटम्स आ रहे हैं और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं इसमें? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो बन रहा है ना ब्यूटीन वाला, बट इनके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। इसका नाम वैसे याद नहीं करना, लेकिन मैं आपको अगर बताऊं तो इसका नाम क्या होता है। दिस इज नोन एज साइक्लो। जो साइकिल बनी हुई होती है ना, जब सारे कार्बन ऐसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, तो इसको हम कहते हैं साइक्लो। और फोर कार्बन एटम्स है तो ब्यूट, और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। हसन, ये आइसोमर जरूर है लेकिन ये खुद अल्कीन नहीं है। तो अगर आपसे कहता है ना कि ब्यूटीन का तो ये आइसोमर है या नहीं, तो आप कहोगे हाँ आइसोमर है। लेकिन अगर ये पूछेगा कि क्या ये खुद अल्कीन है, तो ये अल्कीन नहीं। आइसोमर की डेफिनेशन में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि अल्कीन का आइसोमर अल्कीन ही होगा या अल्कीन का आइसोमर अल्केन ही होगा। आइसोमरिज्म की डेफिनेशन क्या है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो, देखो ना, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो एज पर डेफिनेशन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, पूरा ही स्ट्रक्चर डिफरेंट है उसका। देखो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही नहीं एक्सेस कर रहा, तो वो आइसोमर तो काउंट होगा हाँ, लेकिन क्या ये खुद एल्कीन है? नहीं, एल्कीन नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। क्लियर है बात? आगे बढ़े।
आगे बढ़े बच्चों। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। द डायग्राम shows the structure of two hydrocarbon X and Y. Two students make the following statement. Student one is saying hydrocarbon X is an isomer of Y. अच्छा, अगर दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे का आइसोमर अगर होना है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? दे मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक्स में कितने कार्बन एटम्स हैं? 4 कार्बन एटम्स हैं। और हाइड्रोजन काउंट करो, इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और Y में कितने कार्बन एटम्स हैं? 4 कार्बन एटम्स हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। आइसोमर होने के लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। तो इट मींस के स्टूडेंट वन तो गलत है। स्टूडेंट टू कह रहा है हाइड्रोकार्बन एक्स इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो एक्स जो है वो सैचुरेटेड है क्योंकि इनमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और वाई जो है वो अनसैचुरेटेड है क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इसने उल्टा लिख दिया, इसने एक्स को अनसैचुरेटेड लिख दिया, वाई को सैचुरेटेड लिख दिया। तो स्टूडेंट टू भी गलत कह रहा है, स्टूडेंट वन भी गलत कह रहा है। तो नीदर वन नॉर टू। विच स्टूडेंट आर करेक्ट? बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा जी, इसका आंसर 5 स्ट्रक्चर्स आर शोन विच स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। चलो भाई, पहले आप लोग इसका आंसर बताओ कि इनमें से जो राइट साइड पे 5 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इनमें से सेम मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जो कि एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है? वन, थ्री एंड फोर। यस, देखो, हमारी उस दिन बात हो रही थी ना कि ब्रांचिंग किस तरह से होती है। देखो, जो फर्स्ट वाला हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 4 कार्बन एटम्स है। और 4 के 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूंगा तो मैं राइट टू लेफ्ट करूंगा ताकि डबल बॉन्ड छोटे कार्बन पे आए। ये जो फोर्थ वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो नीचे कार्बन लगा हुआ है, वो बेसिकली कभी भी इस सेकंड कार्बन एटम पे रोटेट कर सकता है ना। मतलब ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, अगर मैं उसको नीचे से हिट करता हूँ तो ये घूम के सेकंड कार्बन के राइट पे आ सकता है, किसी भी वक्त ऊपर भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेन जो है ब्रांच नहीं हुई हुई है, ये स्ट्रेट चेन ही है। जैसे हम बात कर रहे थे ना, अगर इसको पकड़ के आप सीधा कर दो तो मतलब ये जो राइट फर्स्ट कार्बन एटम है, अगर मैं इसको हिट करूंगा तो ये घूम के कभी भी सीधा हो सकता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। दोबारा नीचे भी जा सकता है। तो ये स्ट्रेट चेन ब्यूटी नहीं है, ब्यूट वन ही। तो वन और फोर जो है वो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है, उसमें अगर मैं ये जो फोर्थ कार्बन एटम है उसको अगर मैं पकड़ के फोर्थ कार्बन को थर्ड कार्बन के लेफ्ट पर लिख दूं, लगा हुआ तो वो थर्ड कार्बन पे ही है ना, उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है। मैं उसको नीचे भी ले जा सकता हूँ और उसको लेफ्ट पे भी ले जा सकता हूँ। देखो, अनसैचुरेटेड हम उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। जैसे एल्कीन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं।
और जिन मॉलिक्यूल्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एल्केन जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। समझ आई? तो 1, 3 और 4 ये सेम स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे स्ट्रेट चेन ब्यूटीन है, जिनमें डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है। तो 1, 3 एंड 4 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है। हाँ, 2 जो है वो अलग आइसोमर है, जैसे अभी हमने ब्यूटीन का आइसोमर बनाया 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में। इसमें देखो सेकंड कार्बन के ऊपर जो है वो फोर्थ कार्बन एटम लगा हुआ है। 1, 3 और 4 में सारे कार्बन एक के बाद एक लगे हुए हैं। वो जो नीचे लिखा हुआ है वो एक्चुअली राइट साइड पे किसी भी वक्त घूम के आ सकता है, लेकिन ये जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है इसमें फोर्थ कार्बन जो है वो सेकंड कार्बन पे ऊपर लगा हुआ है। वो नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, मतलब मैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर को इस तरह से भी बना सकता हूँ, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में और एक कार्बन में नीचे लिख दूं। लेकिन 1 से अगर कंपेयर करोगे तो ये आइसोमर है, 1 और 2 एक दूसरे के आइसोमर है, 2 और 3 एक दूसरे का आइसोमर है, 2 एंड 4 एक दूसरे का आइसोमर है। और ये जो फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर है ये भी आइसोमर है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन ही डिफरेंट है ना, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो 1, 3 एंड 4 जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम मॉलिक्यूल्स है स्ट्रेट चेन एल्कीन, जो कि सारे के सारे ब्यूट वन ही नहीं है। तो वो पूछा था कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कौन से है, 1, 3 एंड 4 ओनली। नहीं अयान, वाटर का कोई ताल्लुक नहीं है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड से। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से मैटर करता है। चले आगे बढ़े। अच्छा चलो इसका आंसर बताओ। द डायग्राम शोज 4 स्ट्रक्चर्स, विच स्ट्रक्चर्स आर आइसोमेरिक ब्यूटीन। अब आपको वो वाले स्ट्रक्चर्स चूज करने हैं जो कि ब्यूटीन हो, मतलब एल्कीन हो, 4 कार्बन एटम वाला। तो जो पहला वाला है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 है, तो ये तो ब्यूटीन ही नहीं है, ब्यूटेन है। दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है इसका मोलिकुलर, थर्ड वाले स्ट्रक्चर में देखो कितने, 2 डबल बॉन्ड बने हुए हैं, तो टोटल कार्बन 4 है और टोटल हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 6। और फोर्थ मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम्स है और 8 हाइड्रोजन एटम्स है। तो 1 एंड 2 तो एक दूसरे के आइसोमर ही नहीं है, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है ना उनका। तो 1 और 2 तो हो नहीं सकते। 2 एंड 4 में हमारे पास सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, C4H8। पहला वाला जो सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका नाम होगा ब्यूट 1 इन, और जो फोर्थ वाला है उसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 इन। देखो इन्होंने कुछ भी नहीं करा, बस कार हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगा दिए, जैसे हमने ब्यूट 2 इन जो बनाया था अभी, हमने इस तरह से बनाया था ना कि कार्बन, देखो हमने इस तरह से बनाया था, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर करके लिखे थे। इन्होंने एक कार्बन पे ऊपर लिख दिया, एक कार्बन पे नीचे लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो उसी कार्बन पे ना हाइड्रोजन, चाहे वो ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो एक ही बात है। तो फोर्थ वाला स्ट्रक्चर एक्चुअली ब्यूट 2 इन है, और जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है वो ब्यूट 1 इन है। तो कौन से दो मॉलिक्यूल आपस में आइसोमर्स है, 2 एंड 4। देखो मैं नंबरिंग पता है क्या देख के कर रहा हूँ, अगर मैं सेकंड वाले में नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करूंगा तो डबल बॉन्ड आएगा थर्ड कार्बन पे, अगर मैं राइट टू लेफ्ट करूंगा तो डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट कार्बन पे। तो मैं नंबरिंग इस तरह से करता हूँ कि डबल बॉन्ड छोटे से छोटे कार्बन पे आ जाए। अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड देखो थर्ड कार्बन एटम से स्टार्ट होगा, अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन एटम से स्टार्ट होगा। अच्छा, यू आर नॉट सपोज टू नंबर दीज कार्बन एटम्स। आप आइडेंटिकल मॉलिक्यूल किस तरह से पहचानते हो, आप जो है ना उसको फ्लिप करके देख लो। मतलब अगर मैं
सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो है उसको यू भी बना सकता हूँ, 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बना दूं, तो ये भी ब्यूटवनीन है। तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है और ये जो मैंने नीचे स्ट्रक्चर बनाया है ये दोनों सेम है। तो अब जब मैं इसमें नंबरिंग करूंगा तो मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन आइटम पे आएगा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट होगा। तो मैं नंबरिंग इस तरह से करता हूँ कि डबल बॉन्ड जो है ना वो सबसे छोटे नंबर पे पॉसिबल पे आ जाए। बिल्कुल बनाने के लिए कह सकता है आपसे, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ना आइसोमर, जो मैंने आपको बताया ब्यूटवनीन ब्यूटुइन, यही बनवाएगा आपसे, इसके अलावा नहीं बनवाएगा। हाँ, एमसीक्यू में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के दे सकता है, उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी दे सकता है, लेकिन पेपर 2 में आपसे वो यही वाले बनवाएगा जो हमने पढ़े हैं या जो हम पढ़ेंगे आगे। चले आगे बढ़े।